हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 में मैथ एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 5 यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय, इंट्रोडक्शन आज हम डिस्कस करेंगे। तो आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो देखो जरा। सबसे पहला पॉइंट होगा हमारा भूमिका, यूक्लिड की परिभाषाएं, यूक्लिड की अपग्रहित और अभिधारणाएं, इनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो देखो, बेसिकली यूक्लिड ज्यामिति का जो परिचय है, पहले भूमिका को डिस्कशन करेंगे हम यहाँ पे। तो ज्यामिति, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ज्योमेट्री, ज्योमेट्री के दो मतलब होते हैं, ये दो अक्षरों से मिलकर बना है, जियो प्लस मेट्रिन। जियो का मतलब होता है भूमि एंड मेट्रिन का मतलब होता है मापना। बेसिकली इसका मतलब होता है भूमि को मापना। ज्योमेट्री की जो खोज हुई बेसिकली इसी वजह से हुई कि इसका इस्तेमाल भूमि को नापने के लिए किया जा सके। इजिप्ट के अंदर जब पहले बाढ़ आती थी तो वहाँ पर जितने भी खेत खलियान होते थे उन सब की बाउंड्री जो होती थी वो मिट जाती थी। तो बाद में जाके ज्योमेट्री की हेल्प से ही ये नाप तोल करके बताया जाता था कि किसकी कितनी ज़मीन थी। ठीक है। ज्यामिति का जन्म ज़मीन को मापने के लिए हुआ। अनेक गणितज्ञों जैसे कि थेल्स, पाइथागोरस और उनके समूह ने अनेक ज्यामिति की प्रमेय का विकास किया। यह प्रक्रिया 300 बीसी तक चलती रही। यानी कि इसके ज्यामिति की खोज कोई अकेले आदमी ने नहीं की है, इसके अंदर अनेक लोगों का एनरोलमेंट है, जैसे कि थेल्स हो गए, पाइथागोरस हो गए। इन्होंने ज्यामिति के अलग अलग चीज़ों की खोज की है और ये प्रोसीजर 300 बीसी तक चलता रहा। उसके बाद आई यूक्लिड। मिस्र में अलेक्जेंड्रिया के एक गणित के शिक्षक थे, यानी कि ये मिस्र से बिलोंग करते थे। ठीक है, जिनका नाम था यूक्लिड। इन्होंने क्या किया, इन गणितज्ञों के बाद में जितना भी डाटा था इन सभी डाटा को कलेक्ट किया और कलेक्ट करके अपनी एक बुक दी जिसका नाम था एलिमेंट्स। ठीक है। उस समय तक के गणित के सभी ज्ञान को एकत्रित किया और जिसका नाम रखा और एलिमेंट्स नामक अपने प्रसिद्ध ग्रंथ के रूप में इसको व्यवस्थित किया। यानी कि थेल्स हो गए, पाइथागोरस हो गए, इन्होंने जो डाटा बना रखा था वो तो था ही था। इनके बाद इन डाटा को इन्होंने और ज़्यादा डेवलपमेंट करके एक किताब बनाई जिसका नाम रखा इन्होंने एलिमेंट। एलिमेंट के अंदर उन्होंने सारी चीज़ों को डिटेल के अंदर बताया कि किस तरीके से ज्योमेट्री में क्या क्या किया जाता है। लाइन, एंगल, एरिया, इन सब के बारे में इसके अंदर डिफाइन किया गया अच्छे तरीके से। तो अब हम डिस्कस करेंगे ज्यामिति की अवधारणा। अवधारणा पहली है कि एक ठोस यानी कि सॉलिड का आकार होता है। आकार यानी कि उसका साइज, माप, स्थिति होती है या उसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकता है। अब ठोस के अंदर अलग अलग आकृतियाँ होती हैं हमारी, जैसे कि हो गया घन, हो गया बेलन, हो गया शंकु, हो गया। ठीक है, ये सॉलिड होते हैं, ठोस होते हैं, जिनको हम उठाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं। ठीक है, ज्यामिति के अंदर इसके बारे में बताया गया। इनका कोई ना कोई पर्टिकुलर साइज होता है, मेजरमेंट होता है, जितने भी ये ठोस होते हैं। ठीक है। इसके बाद में डिस्कस किया गया इसके अंदर पृष्ठ के बारे में। ठोस की परिसीमाएं पृष्ठ, सरफेस कहलाती है। ये आकाश के एक भाग से दूसरे भाग से पृथक करती हैं और इसकी मोटाई नहीं होती है। बेसिकली जो भी कोई ठोस होता है, जैसे कि मान लो ये मेरा पेन है, ठीक है, इस पेन के अंदर ये कैसा है, बेलनाकार है। इसी तरीके से हमारा कोई ना कोई घन होता है। घन का जो एक किनारा, आप जैसे कि फिगर में देख पा रहे हो, इसकी कोई एक पृष्ठ हमने निकाल लिया, ये जो इसका एक हिस्सा कहलाएगा ये वाला, इसे हम कहेंगे पृष्ठ। जो ठोस होता है हमारा, ये बेसिकली 3D डायमेंशन का एग्जाम्पल होता है। इसी में से मैंने एक हिस्सा निकाल लिया जिसे हम कहेंगे पृष्ठ, ये 2D का एग्जाम्पल होता है। और इसी पृष्ठ का जो एक किनारा होता है, इस किनारे को कहते हैं सीधी रेखाएं। और जो सीधी रेखा बनी होती है ये दो बिंदुओं से मिलकर बनी होती है, यानी दो बिंदुओं को मिलाने से जो प्राप्त होती है वो रेखा होती है, तो इसको कहेंगे हम बिंदु। ये 1D डायमेंशन में होती है, इसका एक ही डायमेंशन होता है। ये 2D डायमेंशन में होती है, 3D में होती है, और बिंदु का कोई डायमेंशन नहीं होता है। क्लियर। और जो यूक्लिड थे, इन कथनों को संक्षिप्त रूप में परिभाषाओं के रूप में प्रस्तुत किया। यानी कि जैसे कि यहाँ इन अवधारणाओं को बताया गया है, यूक्लिड ने इनको अलग से डिटेल में परिभाषित किया था। तो यूक्लिड ने कुछ परिभाषाएं दी जो कि इस तरीके से हैं। यूक्लिड ने बताया, एक बिंदु पॉइंट वह है जिसका कोई भाग नहीं होता। भाग यानी कि क्षेत्र या हिस्सा नहीं होता। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है बिंदु है, ये तो वैसे मैंने बहुत मोटा बना रखा है। बिंदु बेसिकली सिर्फ इतना सा होता है। ठीक है। अब इसका ना तो कोई साइज होता है ना कोई शेप होती है। शेप का मतलब ये जैसे कि वर्ग हो गया, हमारा वृत्त हो गया, ठीक है, समबाहु त्रिभुज हो गया, ये उनमें से किसी की तरह नहीं होता है। आपको अच्छे से दिखाई दे इसलिए मैं थोड़ा डार्क करके मोटा बना रखा है। ना तो इसका कोई आकार होता है ना इसकी कोई आकृति होती है। क्लियर। ये यूक्लिड ने अपनी परिभाषाओं में बताया। फिर आती है रेखा। एक रेखा
चौड़ाई रहित लंबाई होती है। यानी जैसी मैंने रेखा बना रखी है इसकी कोई चौड़ाई नहीं होती है, हाँ लंबाई होती है। दो बिंदुओं को मिला दिया तो ये हमें रेखा प्राप्त होगी, इसकी कोई चौड़ाई नहीं होती है। क्लियर। इसके बाद आता है एक रेखा के सिरे बिंदु होते हैं। जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा ये रेखा मैंने बनाई है, इसका जो एक सिरा है वो एक बिंदु है, दूसरा सिरा वो भी क्या है, एक बिंदु है। एक सीधी रेखा ऐसी रेखा है जो स्वयं पर बिंदुओं के साथ सपाट रूप से स्थित होती है। अब यहाँ पे सपाट का मतलब होता है एकदम चिपका हुआ, यानी कि एक जो रेखा बनाते हैं हम, ठीक है ये रेखा मैंने बनाई, अगर इस रेखा को हम जूम करके देखें तो बेसिकली छोटे 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 डॉट पॉइंट से मिलकर बनी होती है। इन सभी डॉट को बिल्कुल पास 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 बनाया जाता है, तो इससे मिलकर ही हमारी एक रेखा बन के तैयार होती है। यही बात यहाँ बताई गई है। एक सीधी रेखा ऐसी रेखा है जो स्वयं पर बिंदुओं के सपाट के रूप में स्थित होती है, यानी छोटे बिल्कुल बिंदुओं को बिल्कुल पास 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 करके बनाया जाता है, तब जाके हमें एक रेखा प्राप्त होती है, यानी कि एकदम चिपका हुआ। ठीक है, जैसे कि ये बिंदु हो गई, ये तो फिर भी दूर दूर है, बहुत पास 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 बिंदुओं को रख के बनाई जाती है, वो रेखा कहलाती है। इसके बाद आता है एक पृष्ठ सरफेस, वह है जिसकी केवल लंबाई और चौड़ाई होती है। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक शीट ले रखी है, ठीक है, इसे एक पृष्ठी कहेंगे, इसकी सिर्फ एक लंबाई होती है और चौड़ाई होती है, इसकी कोई मोटाई नहीं होती है। ठीक है, आपको नज़र आ रही होगी, तो इसकी कोई मोटाई नहीं होती। जैसे कि यहाँ पे मैंने समझाने के लिए फिगर बना रखी है, इसकी लंबाई होगी पृष्ठ की, ये चौड़ाई होगी, मोटाई नहीं होगी। पृष्ठ के किनारे एजेस यानी कि रेखाएं होती हैं। जैसे कि यहाँ पे एक पृष्ठ बनाया गया है, इस पृष्ठ की जो ये लाइन मैंने ड्रॉ की है, ठीक है, ये जो किनारे हैं ये क्या होंगी, एक तरीके से रेखाएं होंगी जो इसका किनारा होगा बेसिकली। या फिर ये देख सकते हो, ये देख सकते हो, सारे के सारे कौन होंगे, एक रेखाएं ही होंगी। हमारी अगली डेफिनेशन है एक समतल पृष्ठ प्लेन सरफेस ऐसा पृष्ठ है जो स्वयं पर सीधी रेखाओं के साथ सपाट रूप से स्थित होता है। सपाट का मैंने अभी मतलब बताया था, बिल्कुल चिपका हुआ। अब जो हमारा पृष्ठ है, पृष्ठ यानी कि जैसे कि आपको शीट है, ये शीट के अंदर मैंने बनाया है, क्या कह रहा है कि ऐसा पृष्ठ है जो स्वयं सीधी रेखाओं के साथ सपाट रूप से स्थित होते हैं, यानी जितनी रेखाएं होती हैं इनको पास 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 सबको मिला के बना दिया जाएगा, तो जो आकृति में प्राप्त होगी वो हमारा क्या कहलाएगा, पृष्ठ कहलाएगा। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा, मैंने लाइनों को बिल्कुल पास पास में, अभी तो इनके बीच में और भी लाइनें बनाई जा सकती हैं, जितनी ज़्यादा नज़दीक से पास पास से लाइनें बनाई जाएंगी तो उन सभी लाइनों को अगर ध्यान से देखेंगे तो हमें एक पृष्ठ की प्राप्ति होगी। कुछ परिभाषाओं के साथ कुछ व्यवहारिक समस्याएं भी हैं। जैसे कि यहाँ पे यूक्लिड ने परिभाषाएं तो दे दी, अब उनके साथ कुछ प्रॉब्लम भी आई यहाँ पे निकल के। कैसे आई, जैसे कि एक बिंदु वह है जिसका कोई भाग नहीं होता, ये तो उन्होंने परिभाषा दे दी। अब भाग का मतलब होता है क्षेत्र या हिस्सा, और इसको यहाँ पर परिभाषित नहीं किया गया। अब इन्होंने बिंदु को तो परिभाषित किया, लेकिन इसके समझाने के लिए उन्होंने इस्तेमाल किया भाग का, लेकिन भाग को यहाँ पे नहीं बताया गया कि भाग की डेफिनेशन क्या होगी। यदि हम एक बिंदु को कागज पर बनाते हैं तो उस बिंदु की कुछ न कुछ विमाएं अवश्य होंगी। अब एक प्रॉब्लम ये भी निकल के आई, जैसे कि मैंने कोई बिंदु बना दिया, ठीक है, इस बिंदु को अगर हम ध्यान से देखें तो इसकी कोई ना कोई, अगर जूम करके देखें तो इसकी कोई ना कोई डायमेंशन जरूर होगी, इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कुछ ना कुछ तो अवश्य ही होगी। ठीक है, एक रेखा चौड़ाई रहित लंबाई होती है। जैसे कि हमने एक रेखा बनाई, ठीक है, ये हमने रेखा बना दी। अब इस रेखा को अगर हम इतने से हिस्से को भी जूम करके देखें, छोटे से पार्ट को भी, ठीक है, तो अगर बिल्कुल माइक्रोस्कोप से देखा जाएगा तो इसकी चौड़ाई ज़रूर कुछ न कुछ तो ज़रूर ही होगी। जब हम एक रेखा को कागज़ पर बनाते हैं तो उसकी कुछ न कुछ चौड़ाई ज़रूर होती है। ठीक है, ये हमें नॉर्मली तो नज़र नहीं आएगा, लेकिन अगर उसको जूम करके देखा जाए माइक्रोस्कोप में तभी हम इसकी चौड़ाई नज़र आएगी। तो ये भी इसके अंदर एक प्रॉब्लम थी। इसी प्रकार ज्यामिति में हम बिंदु, रेखा और तल, ठीक है, बिंदु जैसे कि मैंने आप बताया उसको अगर जूम करके देखा जाए तो उसकी भी कोई ना कोई डायमेंशन होगी, रेखा की कोई ना कोई चौड़ाई होती है, और तल यूक्लिड के शब्दों में समतल पृष्ठ को अपरिभाषित शब्दों के रूप में मानकर चलते हैं। यानी कि यूक्लिड ने क्या किया, इनके बारे में जो डेफिनेशन दे दी लेकिन उसमें कुछ न कुछ कमियां थी, इसलिए बाकी मैथमेटिशियन ने क्या करा, इसको अपरिभाषित मान लिया। हम इन्हें अंतर्ज्ञानात्मक यानी आइडियल रूप से तो निरूपित कर सकते हैं, इन्होंने मान लिया था, ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकल रूप में ये नहीं थे, प्रैक्टिकल रूप में इनको नहीं एक्सप्लेन किया जा सकता था। इसके बाद यूक्लिड ने क्या किया, अपनी इन परिभाषाओं से प्रारंभ करते हुए यूक्लिड ने कुछ गुणों को बिना सिद्ध किए ही सत्य कथन मान लिया। ठीक
ठीक है, यानी कोई परिभाषा तो दे दी, अब इनको क्या मान लिया, सत्य कथन मान लिया। अब इस बात के लिए एक वर्ड इस्तेमाल हुआ कथन, तो पहले हम कथन को समझ लेते हैं ताकि हम जो यूक्लिड की अभिग्रह थी, अभिग्रह और अभिधारणाओं को अच्छे से समझ सके। तो बात करते हैं कथन की। अब कथन को 3 हिस्सों में बांटा जा सकता है। पहला होता है सत्य, दूसरा है हो सकता है, तीसरा होता है असत्य। सत्य को उदाहरण ये लेके समझा जा सकता है, जैसे कि सूर्य पूर्व से निकलता है, तो इस बात को कोई नहीं झुठला सकता, ये नॉर्मली सभी जानते हैं। दूसरी कंडीशन है हो सकता है और तीसरी है असत्य। अब असत्य को पहले हम समझ लेते हैं, यानी ऐसी बात जो पॉसिबल नहीं होगी, जैसे सूर्य पश्चिम से निकलेगा तो ये तो पॉसिबल नहीं है, असत्य है। लेकिन तीसरी कंडीशन भी है हो सकता है, जैसे कि हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि आज बहुत गर्मी है। अब किसी के लिए तो ये गर्मी हो सकती है लेकिन किसी के लिए गर्मी नहीं हो सकती है, यानी कि एक ही जगह पे दो अलग अलग मौसम भी तो हो सकते हैं। अब एक को तो लग रही है गर्मी बट दूसरे को गर्मी महसूस इतनी नहीं हो रही है, तो किसी के लिए तो हुआ और किसी के लिए नहीं हुआ। ऐसी स्टेटमेंट को मैथ के अंदर नहीं माना जाता, या तो बात को माना जाएगा सत्य या असत्य माना जाएगा। तो यहाँ मैंने लिख दिया यह कथन गणित में संभव नहीं होता है। अब जो गणित में माने जाने वाली बातें हैं, गणितीय कथन, ठीक है, यानी कि सत्य और असत्य। असत्य तो वो बात होगी जो पॉसिबल नहीं होगी, ठीक है, झूठ है यानी कि। और सत्य को दो बातों में डिवाइड किया जा सकता है, जैसे कि सार्वभौमिक सत्य और दूसरा प्रमाण के साथ सत्य। सार्वभौमिक सत्य यानी कि जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर समझ लीजिए, सूर्य पूर्व से निकलता है, तो ये यानी कि ऐसी बात नहीं है कि इसे कोई दूसरा आदमी बोलेगा नहीं हमारे यहाँ तो पश्चिम से निकलता है, ऑलमोस्ट ये पूर्व से निकलता है। और दूसरा है कि प्रमाण के साथ सत्य, यानी ऐसा सच जिसका कोई एविडेंस भी हमारे पास मौजूद है। क्या तुमने बिल भुगतान कर दिया, एग्जाम्पल के तौर पे, तो हाँ मैंने भुगतान कर दिया, लेकिन उसकी कोई ना कोई स्लिप भी हमें ज़रूर मिलती है, तो हमें पे जो बिल किया है उसकी कोई ना कोई हमारे पास स्लिप भी अवेलेबल ज़रूर होगी। तो हमारे पास जो रिसिप्ट हुई वो उसका कौन हुआ, एक तरीके से एविडेंस हो गया। तो सत्य दो तरीके से हुए, एक सार्वभौमिक सत्य है, दूसरा प्रमाण के साथ सत्य है। तो जो सार्वभौमिक सत्य है इसी को भी दो हिस्सों में बांट दिया जाता है। पहला है अभिग्रहित, दूसरा है अभिधारणाएं। स्पष्ट सार्वभौमिक सत्य जो हर जगह लागू होता है, यानी अभिग्रहित उन्हें कहेंगे ऐसा सत्य जो कहीं पर झुटलाया नहीं जा सकता, जो हर जगह ही लागू होगा। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैं 1+1 को बोलूँ 2। अब मैथ के अलग अलग कई सारे पार्ट हैं, कई सारी ब्रांचेस हैं, जिसके अंदर अगर अलग अलग ब्रांचेस में देखा जाए, जैसे अंक गणित है, बीज गणित है, सांख्यिकी है, इन सभी के अंदर अगर हम पढ़ते हैं 1+1 तो वहाँ हर जगह पे 2 ही माना जाता है। ये नहीं है कहीं पर इसको 3 मानते हैं, कहीं पर इसको 4 मानते हैं। मैथ की हर ब्रांचेस के अंदर यही रूल लगता है। जबकि अभिधारणाएं क्या होती हैं, बिना प्रमाण के सत्य मान ली गई बातें जो स्पेशली ज्योमेट्री के लिए ही यूज़ की जाती हों, ठीक है, यानी कि इनका कोई एविडेंस नहीं है लेकिन इनको मान लिया गया है ज्योमेट्री के अंदर कि ये बिल्कुल ठीक है और सत्य है। एग्जाम्पल के तौर पे दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी सदैव समान रहती है, इसे सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं, पहले से इसे मान लिया गया है। अब जैसे कि दो रेखाएं मैंने बनाई, इनके बीच का अगर आप गैप नाप के देखोगे, अगर यहाँ 2 मीटर है, यहाँ पे नापोगे तो यहाँ भी 2 मीटर ही निकलेगा, इनका बीच का गैप हमेशा समान ही रहेगा। अब इसको सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं है, इसे मान लिया गया है, तो इनको हम क्या कहेंगे, अभिधारणाएं कहेंगे। दोबारा से देख ले, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अभिग्रहित है वह सार्वभौमिक सत्य जो हर जगह लागू होता है, यानी कहीं पर वो फेल होगा ही नहीं। और अभिधारणाएं वो होती हैं जो बिना प्रमाण के, यानी बिना किसी एविडेंस के हमने मान लिया कि ये बात बिल्कुल करेक्ट है, और ख़ास करके वो ज्योमेट्री के अंदर ज़्यादा यूजेबल होगी। ठीक, फिर आती है यूक्लिड की अभिग्रहित। पहली इसकी अभिग्रहित है वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हो दूसरे के बराबर भी होती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, जैसे कि ए है बी के बराबर है और सी वो भी बी के बराबर है, तो ए और सी वो भी आपस में क्या होंगे, बराबर ही होंगे इनके रिजल्ट के हिसाब से। ये पहली अभिग्रहित में बताया गया है। ठीक, दूसरी अभिधारणा, दूसरी हमारी अभिग्रहित है यदि बराबरों में बराबरों को जोड़ा जाए तो पूर्ण भी बराबर होगा। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि 3 और 3 दोनों बराबर है, अगर बराबरों में मैंने बराबर ही जोड़ा, यानी एक और एक को जोड़ा, तो 3 और 1 कितना हुआ 4, 3 और 1 कितना हुआ 4, तो दोनों आपस में जो रिजल्ट आएगा वो भी क्या होगा, बराबर ही होगा। आप इसको ए और बी की हेल्प से भी समझ सकते हैं, जैसे कि ए और बी दोनों बराबर है, ये हमने मान लिया। दोनों तरफ अगर मैंने सी को जोड़ा, ठीक है, सी इधर भी जोड़ा, सी इधर भी जोड़ा, तो जो इनका रिजल्ट आएगा वो भी आपस में क्या होगा, बराबर ही होगा। क्लियर। इसके बाद आता है हमारे तीसरी अभिग्रहित, यदि बराबरों को बराबरों में से घटाया जाए तो शेषफल भी बराबर होगा।
एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि 5 और 5 दोनों बराबर हैं, दोनों में अगर एक और एक माइनस किया जाए तो आंसर कितना आएगा 4। आंसर कितना आएगा 4, वो दोनों भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। या फिर ए और बी दोनों बराबर हैं, दोनों तरफ से सी सी घटाया जाए तो जो इनका रिजल्ट है ए माइनस सी और बी माइनस सी, ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, बराबर ही होंगे। जैसे यहाँ मैं न्यूमेरिकल नंबर में एक एग्जांपल देके भी आपको समझा रखा है। फिर अगला हमारी अभिक्रिया आती है, वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती हों, एक दूसरे के बराबर होती है। संपाती का मतलब होता है कि एक के ऊपर एक होना। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि एक पेन है, इसी पेन के ऊपर दूसरा पेन मौजूद होना, ये नहीं कि साइड में हो या अलग हो, ऐसा ना हो, एक के ऊपर एक ही होना। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पे एक रेखा बनाई पी क्यू, अब पी क्यू रेखा पर दूसरी रेखा क्यू पी, दोनों एक के ऊपर एक ही बनी हुई है तो उन्हें क्या कहेंगे, संपाती, और दोनों बराबर भी होंगी। रेखा पी क्यू संपाती होगी रेखा क्यू पी के साथ, क्योंकि पी क्यू के ऊपर ही क्यू पी हमारी बनी हुई है, तो दोनों आपस में क्या रहेंगे, बराबर। इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल, एंगल हमारा ए बी सी है, ये संपाती होगा किसके साथ, एंगल सी बी ए के साथ, क्योंकि ए बी सी और सी बी ए ये बने हुए तो एक दूसरे के ऊपर ही है, तो दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर ही होंगे। हमारी अगली अभिक्रिया आती है, पूर्ण अपने भाग, टुकड़ा या हिस्सा, भाग को क्या बोले जाएगा, टुकड़ा या हिस्सा से बड़ा होता है। एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, जैसे कि ये आयत है, इस आयत को मैंने ए मान लिया और इसका एक भाग, इसे आयत मैंने बी मान लिया, तो जो इसका पार्ट होगा, एक टुकड़ा होगा, वो हमेशा पूरे पार्ट से हमेशा क्या रहेगा, छोटा रहेगा। तो ए पार्ट बड़ा होगा और बी पार्ट हमेशा क्या रहेगा, छोटा रहेगा। क्लियर, यही इसी अभिक्रिया में बताया गया है। इसके बाद बोला गया है, यदि एक ही वस्तुओं के दुगने परस्पर बराबर होते हैं, यानी ए है, ठीक है, ए दुगना है किसका, बी का, अगर बी को 2 से गुणा करा जाए तो वो ए के बराबर होता है, और वहीं पर सी भी है ना, वो बी के दुगने के बराबर है। ए बी के दुगने के बराबर है, सी वो भी बी के दुगने के बराबर है, तो ए और सी भी आपस में क्या होंगे, बराबर ही होंगे। ये हमारी अभिक्रिया नंबर 6 में बताया गया है। क्लियर। अभिक्रिया नंबर 7 आती है, यदि एक ही वस्तुओं के आधे परस्पर बराबर होते हैं, यानी b को अगर मैं हाफ कर देता हूँ वो a के बराबर आता है, वहीं पर b का हाफ c के बराबर भी है, तो मेरा a और c ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, बराबर ही होंगे। b का आधा और b का आधा a के बराबर है, c के बराबर है, तो a और c भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। क्लियर। अब आती है हमारी अभिधारणा नंबर 1। क्या बोला गया है, एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है, यानी कि एक पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है, इन दोनों से अगर मैं रेखा बनाऊं तो केवल एक रेखा ही बनाई जा सकती है। अब इसका मतलब ये निकल के आता है कि दो बिंदुओं से के बीच कम से कम एक रेखा ही खींची जा सकती है। अगर इस बात को मैं दूसरी भाषा में समझाऊं तो, जैसे दो बिंदु होगा तो वहां से केवल एक रेखा ही बनेगी हमारी। लेकिन यूक्लिड ने यह माना बिना बताए कि दो बिंदुओं में से सिर्फ एक ही रेखा खींची जा सकती है। यूक्लिड ने, देखो मैंने अभी धारणा का मतलब क्या बताया था, ऐसी बातें जो मान ली गई हैं, सत्य हैं लेकिन वो मान ली गई हैं, खास करके ज्योमेट्री के अंदर। तो यूक्लिड ने मान लिया था कि दो बिंदुओं से केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। क्लियर। अब इससे हमारी अभिक्रिया नंबर 5.1 निकल के आती है। क्या निकल के आती है कि दिए गए दो बिंदुओं में से एक यूनिक रेखा ही खींची जा सकती है। जैसे कि दो बिंदु दे दिए, पहला बिंदु और दूसरा बिंदु, ठीक है। अगर मैं बोलूँ बिंदु ए से कितनी रेखाएं खींची जा सकती है, तो अनेक रेखाएं खींची जा सकती है, ठीक है। बिंदु बी से कितनी रेखाएं खींची जा सकती है, अनेक रेखाएं खींची जा सकती है। लेकिन ए से बी की तरफ जाने वाली कितनी रेखा खींची जा सकती है, केवल एक। और बी से ए की तरफ जाने वाली कितनी रेखा खींची जा सकती है, केवल एक, ठीक है। यही बात मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन की है कि दो बिंदु है ए और बी, ए से कितनी रेखा खींची जा सकती है, अपरिमित रूप से अनेक, और बी से भी अनेक। लेकिन ए से बी की जाने वाली सिर्फ एक ही रेखा होगी ए बी, और बी से ए की तरफ जाने वाली वो भी केवल एक ही रेखा होगी ए बी। क्लियर। तो अभिधारणा 1 से हमारे अभिक्रिया 1 निकल गया, 5.1 निकल के आती है। अतः यह कथन एक स्वतः सिद्ध है, इसीलिए इसे अभिक्रिया के रूप में मान लिया गया है। यानी दो बिंदुओं से केवल एक ही रेखा बनेगी, इसे सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, इसीलिए इसको अभिक्रिया के रूप में मान लिया गया है। ठीक है, अपने आप ही सिद्ध होता है ये बात। अगली बात आती है हमारी अभिधारणा नंबर 2। एक शांत रेखा टर्मिनेटेड लाइन को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। देखो टर्मिनेटेड यानी कि शांत का मतलब क्या हुआ, ऐसी रेखा
जिसकी लंबाई कुछ ना कुछ तो होगी, मान लो 5 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर कुछ ना कुछ होगी, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं है, फिक्स है वो। तो अगर ये शांत है मतलब बढ़ नहीं रही है आगे, तो इसको दोनों तरीके से, दोनों तरह से, दोनों इसके जो भाग हैं इस तरह से इतना अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है, ठीक है, कितना ही बढ़ाया जाओ बढ़ाया जाओ बढ़ा, कोई इसका एंड ही नहीं होगा। दूसरी अभिधारणा यह कहती है कि एक रेखाखंड के दोनों विस्तृत करके रेखा बनाई जा सकती है। देखो, रेखा और रेखाखंड दोनों में फ़र्क है। मैंने ये बनाई रेखा, इसके दोनों तरफ तीर बना दिए, इसका मतलब लाइन बढ़ती जाए, कभी इसका एंड होगा ही नहीं। और रेखाखंड क्या होगा, इसी रेखा का एक छोटा सा हिस्सा यहाँ से लेके यहाँ तक, जिसकी एक फिक्स लंबाई होती है, उसे कहते हैं रेखाखंड। तो अगर एक रेखाखंड को बढ़ाया जाए इस तरफ से और इस तरफ से, तो कंटिन्यू अनिश्चित रूप से बढ़ते जाएंगे, इनका कोई एंड होगा ही नहीं। अगली आती है हमारी अभिधारणा नंबर 3। किसी को केंद्र मानकर और किसी त्रिज्या से एक वृत्त खींचा जा सकता है। यानी कि मैंने इसको केंद्र मान लिया, किसी केंद्र को मानकर किसी त्रिज्या से एक वृत्त, मैंने इसकी त्रिज्या बनाई, मान लो ये 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ से एक सर्कल बनाया जा सकता है। अब मैं इस पे प्रकार को रख के इस तरीके से राउंड कर दूँ तो क्या बन जाएगा, हमारा एक वर्त बन जाएगा, जिसमें ओ मेरा केंद्र होगा और ओ ही मेरी कौन होगी, त्रिज्या होगी। क्लियर। इसके बाद आती है हमारी अभिधारणा नंबर 5। बोले सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। देखो, समकोण का मतलब होता है ऐसा कोण जो 90 डिग्री का हो, ये बनाया मैंने। अगर आप चाहे दूसरा कोण बनाओगे इस तरीके से, वो भी 90 डिग्री का होगा, या आप ऐसा बनाओगे तो ये भी 90 डिग्री का होगा। अब इनकी लाइनों को छोटा बड़ा कर देने से ये नहीं है कि एंगल चेंज हो जाएगा, इसमें छोटी लाइनें बनाई इसमें बड़ी लाइन बनाई है तो एंगल हमारा उतना ही रहेगा। तो जितने भी समकोण बनाए जाएंगे वो हमेशा क्या रहेंगे, समान ही रहेंगे। तो एंगल ए ओ बी, पी क्यू आर, एक्स वाई जेड तीनों हमेशा क्या रहेंगे, 90 डिग्री ही रहेंगे, जितने भी आप समकोण बना लें। इसके बाद आती है हमारे अभिधारणा नंबर 5। अभिधारणा नंबर 5 क्या कहती है, यदि एक सीधी रेखा को दो ऐसी रेखाओं पर गिरकर अपने एक ही ओर दो अंतःकोणों इस प्रकार बनाए कि दोनों अंतःकोणों का योग मिलकर दो समकोणों से कम हो। दो समकोण, देखो एक समकोण होता है 90 डिग्री का, तो दो समकोणों का मतलब होता है 180 डिग्री, 180 डिग्री से कम हो तो वे दो सीधी रेखाएं अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर उसी ओर मिलती है जिस ओर योग दो समकोण से कम होता है। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि मैंने दो रेखाएं बनाई, पहली रेखा दूसरी रेखा और तीसरी रेखा इनके ऊपर कुछ इस तरीके से बना दी। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक सीधी रेखा को दो सीधी रेखाओं पर गिरकर अपने एक ही ओर अंतःकोण, अब अंतःकोण कहेंगे इनके अंदर की तरफ बनने वाले कोण, एंगल 1 मान लिया, एंगल 2 मान लिया, एंगल 3 और इसे एंगल 4 मान लिया हमने, ठीक है। इस प्रकार बनाया कि इन दोनों कोणों का योग मिलकर दो समकोणों से कम हो। अब देखो, ये जो दो तरफ हमारे एंगल बन रहे हैं, एंगल 3 और 4 और एंगल 1 और 2, तो एंगल 1 और 2 इन दोनों का जोड़ 180 से कम हो, ठीक है। यानी कि जिस तरफ इसका झुकाव होगा उस तरफ इन दोनों का कोणों का योग 180 से कम ही होगा। कह रहा है कि जिस तरफ कोणों का योग 180 डिग्री से कम हो उस तरफ की अगर रेखाओं को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जाए, यानी इसको बढ़ाया जाए इसे बढ़ाया जाए, बढ़ाते बढ़ाते किसी एक बिंदु पे जाके दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद अवश्य ही करेंगे। तो जिस तरफ कोणों का योग 180 डिग्री से कम होगा उस तरफ की रेखाओं को अनिश्चित रूप से बढ़ाने पर वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी। लेकिन जिस तरफ इनका योग 180 से ज़्यादा होगा उस तरफ अगर इनका बढ़ाने पर, तो इनका गैप जो होगा वो बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। कितना ही बढ़ाते चले जाओ इनका गैप हमेशा क्या होगा, बढ़ता हुआ चला जाएगा। और यही बात इस अभिधारणा में बताई गई है, ठीक है। देखो जरा, मैंने यहाँ पे डायग्राम बना रखा है कि एक रेखा हमारी है, दूसरी रेखा ये वाली है, इन दोनों कोणों का जोड़, ठीक है। जिस तरफ इनका झुकाव ज़्यादा होगा उस तरफ इनका जोड़ हमेशा 180 से कम होगा, और जिस तरफ इनका मुंह खुला हुआ होगा इस तरीके से, तो उस तरफ एंगल हमेशा उनका जोड़ 180 से ज़्यादा होगा। तो इनको बढ़ाने पर ये कभी एक दूसरे को काटेंगे नहीं, लेकिन जिस तरफ इनका झुकाव होगा उनको बढ़ाने पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर देंगी। अतः रेखा ए बी और सी डी प्रतिच्छेद करेगी पी क्यू के बाईं तरफ। और अगर इन दोनों का जोड़ मान लो 180 से ज़्यादा, इस तरफ तो कम होगा दूसरी तरफ ज़्यादा होगा, लेकिन अगर इक्वल हो गया तो क्या होगा, इन केस अगर दोनों एंगल का जोड़ 180 के समान हो जाता है तब ये दोनों रेखाएं हमारी क्या होंगी, समांतर होंगी। तब डायग्राम हमारा कुछ इस तरीके से बनेगा, यानी दो रेखाएं होंगी प्रतिच्छेद कर रही होंगी और एंगल 1 और 2
अगर इनका जोड़ 180 आ गया तो इनको आप कितना ही बढ़ा लो, कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। दोनों कौन सी रेखाएं हो जाएंगी? समांतर रेखाएं हो जाएंगी। और इसी के साथ हमारे चैप्टर 5 का इंट्रोडक्शन यहाँ पे कंप्लीट होता है। आप वीडियो को पॉज करके आराम से नोट कर लें।